हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का ये सेकंड टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। समाजीकरण का ये सेकंड पार्ट है और कल मैंने आपको इसके सिलेबस के बारे में बताया था। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समाजीकरण क्या होता है और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समाजीकरण के प्रकार व परवरिश शैलियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजीकरण के प्रकार, सबसे पहले नंबर पे देखिएगा, आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे जो समाजीकरण है उसके 3 प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। पहले देखिएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। नंबर दूसरे पे है सेकेंडरी सोशलाइजेशन और तीसरा होता है रीसोशलाइजेशन। उसे हिंदी में प्राथमिक समाजीकरण, गौण या द्वितीयक समाजीकरण भी कहते हैं। आपने इसको इंग्लिश में लर्न कर लें, हिंदी में कई बार ये गौण, द्वितीय, इस तरीके से नाम बदल के आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में सेम रहेगा, ठीक है। और रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण, ये होते हैं, इनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है। परिवार में प्राथमिक समाजीकरण होता है। परिवार में समाजीकरण की नींव पड़ती है। बच्चा सर्वप्रथम परिवार में ही सामाजिक व नैतिक मूल्यों को सीखता है। देखिए, जो परिवार होता है वो किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला होती है, वो बच्चा वहीं से सब चीज़ें सीखता है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको जब बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से कोई चीज़ सीखता है तो वहाँ पे उसका जो समाजीकरण होता है, उस समाजीकरण को प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है आपका गौण समाजीकरण। ये क्या होता है? परिवार के मेंबर्स को छोड़कर, जैसे उसमें आस पड़ोस आ गए, उसके अंदर आपके शिक्षक हैं, साथी हैं, या जनसंचार के माध्यम से, है ना, जब बच्चा अंतः क्रिया करता है, उनके साथ जाता है, खेलता है और वो उनके साथ में इंटरेक्शन करता है, तो ये जो स्थिति होती है, ये जो इंटरेक्शन है, यानी ये जो उसका दायरा बढ़ रहा है, परिवार से निकल के अब वो पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर गया है, अब उसने क्या किया कि स्कूल में जाना शुरू किया है, ठीक है ना, और जो जनसंचार के माध्यम है उनसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आदि गौण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं और वो समूह में सीखता है। तो ये जो गौण समाजीकरण कहलाता है, इसी को हम हिंदी में गौण समाजीकरण कहते हैं। परंतु इसमें परिवार शामिल नहीं रहता, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई निम्न में से प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण है, तो वहाँ पे आपको दे देंगे कि भाई माता पिता, भाई बहन, वहाँ दे देंगे स्कूल, पड़ोसी, तो इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको देखना है कि जो परिवार के अंदर आते हैं मेंबर, उनको आपको ढूंढना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये क्वेश्चन आए हुए होते हैं एग्जाम में, आप कंसेप्ट क्लियर करिएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखिएगा रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण। ये क्या होता है? जब बच्चा अपने परिवार व स्कूल से हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में जाता है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो इंडियन स्कूल में पढ़ रहा है, अब उसे ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया गया, तो इंडियन कल्चर में और ऑस्ट्रेलियन कल्चर में तो डिफरेंस है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है कि वहाँ की संस्कृति के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब जब एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाकर हम अपने आप को उस संस्कृति के अनुसार ढाल लेते हैं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रीसोशलाइजेशन, यानी पुनः समाजीकरण कहलाता है, ठीक है ना। चलिएगा, या चूँकि जो हमारे नॉर्मल स्कूल होते हैं उनकी जो कायदे कानून होते हैं वो अलग होते हैं, और जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं उनके अलग होते हैं, ठीक है ना। हॉस्टल के नियम कायदे कानून अलग होते हैं। तो हर एक जगह का अपना अपना एक सिस्टम होता है, अपनी अलग संस्कृति होती है, उसकी सभ्यता होती है और उसके कुछ कायदे कानून होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है, ठीक है ना। चलिएगा, तो उसे स्वयं को उनके वातावरण व संस्कृति के अनुसार ढालना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, एक लड़की को विवाह के बाद दूसरे परिवार में आकर स्वयं उस वातावरण व संस्कृति में ढलना पड़ता है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये पुनः समाजीकरण कहलाती है। अब लड़की अपने मम्मी के घर पे है, मायके में है, तो वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की संस्कृति है, वो अलग है, वहाँ के रीति रिवाज अलग हैं। अब उसके बाद में उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में वो ससुराल में है, तो ससुराल के जो रीति रिवाज हैं, जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ का वातावरण है, वो अलग है। तो अब उसे अपने आप को उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। यही क्या कहलाएगा? यही रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवीएस का क्वेश्चन है, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको। ये रीसोशलाइजेशन जो होता है स्टूडेंट, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, देखिएगा। इसमें एनकल्चरेशन, ये एक तो उन्होंने बताया है कि जो संस्कृति ग्रहिता है, और एक एकल्चरेशन होता है, संस्कृति संक्रमण होता है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं देख लीजिए आप। एनकल्चरेशन कहते हैं संस्कृति ग्रहिता को, जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरी संस्कृति या सभ्यता को अपनाता है,
या दूसरे देश में जाकर भी अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करता है। मान लीजिए कोई इंडियन है, वो ऑस्ट्रेलिया में चला गया, लेकिन वहाँ पर वो अपनी ही संस्कृति को फॉलो करता है, उसी हिसाब से व्यवहार करता है, उसी हिसाब से वो अपना खाना वगैरह सब चीज़ें खाता है, ठीक है, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, वहाँ के कल्चर को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी मर्जी से दूसरी संस्कृति में जाकर भी अपनी ही संस्कृति के अकॉर्डिंग जीवन यापन कर रहा है। इसका मतलब वो संस्कृति ग्रहीता है, उसने जो ग्रहण किया है वो उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। या फिर उसका मन करता है कि भाई मुझे इस संस्कृति में, सभ्यता में ये वाली बात अच्छी लगती है, तो वो कई बार उनकी चीज़ों को भी अडॉप्ट कर लेता है। अगर कोई इंसान दूसरी सभ्यता में जाकर, दूसरी संस्कृति में जाकर वो वहाँ की अपनी मर्जी से, ध्यान रखिएगा, अपनी मर्जी से वो उस संस्कृति को, उस सभ्यता को अपना लेता है या उसको फॉलो करने लगता है अपनी इच्छा से, तो फिर ये प्रक्रिया संस्कृति ग्रहीता कहलाती है। क्लियर हुआ? देखिएगा, दूसरों की संस्कृति को अपनी इच्छा से स्वीकार करना, ये जो प्रक्रिया होती है ये संस्कृति ग्रहीता कहलाती है, ठीक है। इसके विपरीत देखो आप, ये अकल्चरेशन, संस्कृति संक्रमण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई है, करेक्शन करेंगे, जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति व सभ्यता को छोड़कर दबाव में आकर दूसरी संस्कृति, सभ्यता या धर्म की मान्यताओं को मजबूरी में अपनाता या पालन करता है, ये प्रक्रिया संस्कृति संक्रमण कहलाती है। इसका मतलब है कि जब उसकी मर्जी के खिलाफ, इच्छा के खिलाफ उस पर कोई संस्कृति या कोई मान्यता या कोई सभ्यता थोप दी जाती है और तब वो उनका पालन करता है मजबूरी में, ठीक है ना, मतलब इच्छा से नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्रक्रिया होती है, ये थोपने वाली प्रक्रिया, इम्पोज कर दिया भाई, ठीक है, उसकी मर्जी के खिलाफ, तो ये कहलाती है संस्कृति संक्रमण। अपनी इच्छा से कर रहा है तो क्या कहलाएगा? संस्कृति ग्रहीता। और अगर उस पर थोप दी जाती है ज़बरदस्ती से, ठीक है ना, तो कोई भी सभ्यता और संस्कृति, तो ये क्या कहलाएगी? संस्कृति संक्रमण। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलिए, अब एक क्वेश्चन होता है आपका एंटीसिपेटरी, प्रत्याशित या पर्वभाषी। देखिए, हम लोग एजुकेटेड होते हैं तो हमसे कैसा व्यवहार की अपेक्षा की जाती है? हमसे की जाती है एक सभ्य व्यवहार की अपेक्षा, और उसके विपरीत हम असभ्य व्यवहार करते हैं तो लोगों को ताज्जुब होता है, बताओ ये तो क्वालिफाइड और एजुकेटेड लोग हैं, ये फिर भी ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब समाज में हमसे किसी व्यवहार की अपेक्षा की जाती है तो ये प्रक्रिया प्रत्याशित या पर्वभाषी कहलाती है। क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट, इनको पढ़ाया नहीं जा सकता, इनको तो बच्चा अपने आप संस्कृति से और अपने समाज से ग्रहण कर लेता है, कॉट कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, ठीक है ना, नेचुरली कर लेता है। ये नेचुरल फिनोमिना होता है और ये कॉमन सेंस की बात होती है। जैसे एग्जांपल देखो आप, जब राष्ट्रगान होता है तो उसके सम्मान में खड़ा होना एक अपेक्षित व्यवहार है। ये सबसे अपेक्षा की जाती है कि भाई हम इंडियन हैं और ये हमारा राष्ट्रीय गान है, तो हमें इसके प्रति सम्मान करना चाहिए सभी को। अगर राष्ट्रीय गान कहीं पे हो रहा है तो प्रत्येक नागरिक से ये उम्मीद की जाती है कि ये बंदा इसके सम्मान में खड़ा होगा, और खड़ा निश्चित रूप से होना चाहिए। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जब राष्ट्रीय गान होता है तो सभी से उसके सम्मान में खड़ा होना एक अपेक्षित व्यवहार है, और अगर इसके विपरीत कोई करता है तो ये तो बहुत गलत बात है भाई, ठीक है ना। बड़ों को देखकर नमस्कार करना, ये तो सिखाया नहीं है आपको, आप नेचुरली सीख जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है, तो ये भी आपसे अपेक्षा की जाती है। अगर आपके घर पे कोई जाता है तो ये व्यवहार आपसे अपेक्षाकृत होता है कि आप उसे घर पे अंदर बुलाएं, उसको बैठाएं और उससे आप पानी पूछें कि सर आप पानी पीना पसंद करेंगे? नहीं, उसको पानी लाकर दिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति होती है। पानी को पूछा नहीं जाता, पानी को सामने लाकर टेबल पे रख दिया जाता है। क्लियर? इसका मतलब ये हमारी संस्कृति है और हमें इसका पालन करना चाहिए। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना, लाइन में खड़ा होना, यातायात के नियमों का पालन करना, इन सभी व्यवहारों की क्या हमसे अपेक्षा की जाती है। ये अपेक्षाकृत व्यवहार होते हैं, इसीलिए इनको प्रत्याशित व्यवहार कहा जाता है। आगे देखिएगा, अब स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये डायना बॉमरिन नाम की एक महिला मनोवैज्ञानिक हैं और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जो जन्म है वो 1927 में अमेरिका में हुआ था और इन्होंने क्लिनिकल एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम किया था और इनका नाम है डायना बॉमरिन पेरेंटिंग स्टाइल, और इन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल दी थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ये बड़ी मेहनत से हमने कलेक्ट किया है आपके लिए। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा डायना बॉमरिन पेरेंटिंग स्टाइल, तो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया था। चलिए अब इनकी शैली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे इन्होंने बच्चों जो परवरिश है, यानी जो
जो चेरिशिंग है, जो ब्रिंगिंग अप है, मतलब मैं हिंदी में कह रहा हूँ, जो परवरिश होती है, जो बच्चे का पालन पोषण होता है, उसके लिए इन्होंने 4 शैलियाँ बताई, मतलब 4 पेरेंटिंग स्टाइल इन्होंने बताई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली इन्होंने बताई है आधिकारिक शैली, इसको कहते हैं ऑथोरिटेटिव स्टाइल, इसको ऑथोरिटेटिव स्टाइल इंग्लिश में बोलते हैं। और ये इनकी पहली शैली है। इन्होंने कहा कि एक तो बच्चे को पालन पोषण का एक तरीका ये होता है। सेकंड तरीका इन्होंने बताया सत्तावादी शैली होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 4 तरीके बताएंगी और देखिएगा इनके कौन कौन से तरीके में क्या क्या होता है वो आपको समझना है। सबसे पहली बात, जो ये आधिकारिक शैली है इसको हम ऑथोरिटेटिव स्टाइल बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, आप यहाँ पर 6 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1, इसे डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक के नाम से भी जाना जाता है। यह बाल केंद्रित आधारित होता है। इसमें उन्होंने शिक्षकों को और माता पिता को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि बच्चा जो है वो, क्योंकि बच्चे को ध्यान रखिएगा, बच्चे को बोलना जो सिखाती है वो उसकी माँ सिखाती है, लेकिन बच्चा जो है जो लिखना सीखता है वो टीचर से सीखता है। इसका मतलब माता पिता और उसके टीचर्स दोनों ही उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिएगा, बच्चे को निर्णय लेने व स्वतंत्रता से अपनी बात को रखने की आज़ादी दी जाती है। देखिए, ये जो स्टाइल होता है आधिकारिक शैली, इसमें बच्चे के साथ में फ्रेंडली बिहेव किया जाता है। उसे उसे अच्छे या बुरे की, यानी गलत और सही की जो है उसे जानकारी दी जाती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है और उसको, बच्चे को एक फ्रेंडली वातावरण में पाला जाता है, उसका पालन पोषण किया जाता है। आप देख लीजिएगा, इस शैली में माता पिता, अध्यापक बच्चों, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, इच्छाओं व भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं तथा उनका ध्यान रखते हुए निर्णय लेते हैं, जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान व आत्मविश्वास का विकास होता है। उनमें आत्मसम्मान भी आता है और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ठीक है। जब हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, हम उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ, घर के अंदर मेरी इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है और मेरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको अहमियत दी जाती है, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। नंबर 5, इसमें माता पिता अध्यापकों बालकों की सीमाओं को, मतलब उनकी जो सीमाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए मापदंडों का निर्धारण करते हैं। उन्हें अच्छे बुरे के बारे में समझाते हुए उनकी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। नियमों की सीमा रहती है, परंतु पालन पोषण सहमति से होता है। ऐसा नहीं है कि उन पर हम कोई नियम थोप देंगे, उनकी सहमति रहती है, फ्रेंडली माहौल रहता है। बच्चा कोई भी बात रखता है तो उसकी बात को मतलब नकारा नहीं जाता, सुना जाता है और उसको पूरा किया जाता है, लेकिन एक तरीके से पूरा किया जाता है कि अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के योग्य है तो पूरी की जाती है, और अगर नहीं है तो उससे उसके लिए समझाया जाता है फ्रेंडली, ठीक है। चलिए, ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे का पेरेंट जो हैं, जो उसका एक मन होता है और जो उस बच्चे का जो फेथ होता है उसको हम विन कर लेते हैं, उसके विश्वास को जीत लेते हैं, उसे हम पे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, ये मेरे वेल विशर हैं और मैं कोई भी इनके सामने बात रखता हूँ तो ये मेरी बात मानते हैं और ये निश्चित रूप से मेरी जो विश है, मेरी जो इच्छाएँ हैं उसकी ये कदर करते हैं और उसकी जो मेरी इच्छाएं हैं उसका सम्मान किया जाता है घर के अंदर। तो ऐसा बच्चा बागी नहीं बनता है, ठीक है ना। चलिएगा, एग्जाम्पल देखो, मान लो एक बच्चा सिगरेट पीने की मांग करता है, मान लो 1 मिनट के लिए कि एक बच्चा सिगरेट पीने की मांग कर रहा है, ठीक है। तो उसके माता पिता उस बच्चे को सिगरेट की हानि बताते हुए उसे सही मार्गदर्शन देते हैं, उसे बताते हैं कि बेटा चलो मैं सिगरेट आपको ला के देता हूँ, लेकिन बेटा सिगरेट पीने से क्या होगा कि आपके जो लंग्स हैं ना वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना, और आपके अंदर और आपका जो नाम है वो आवारा बच्चों में आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे की काउंसलिंग की जाती है, उसे उस गलत काम के प्रति उसके दिमाग के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग बिठाई जाती है, उसे गलत काम के प्रति उसे नफरत हो जाए, अंदर से ही वो बच्चा ऑटोमेटिकली बचना शुरू कर देगा। इस तरीके से बच्चे को कराया, इसमें पेरेंटिंग स्टाइल में बताया जाता है। बच्चे की माता पिता के द्वारा पहले इस 10 इच्छाएँ, मान लीजिए माता पिता के द्वारा उसकी 10 इच्छाओं की पूर्ति की गई है, वह उनका विश्वास उसे सही गलत पर सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, पहले जो 10 इच्छाएँ आपने उस बच्चे की पूरी की थी और एक इच्छा आप किस लिए पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसका वो कारण जान लेगा। वो बोलेगा भाई इन्होंने 10 इच्छाएँ तो मेरी पूरी की हैं लेकिन ये वाली नहीं हो रही, तो इसका मतलब रीज़न है, इसका मतलब वो बच्चा खुद ही वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड नहीं करेगा और वो रुक जाएगा ऑटोमेटिकली और वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। चलिएगा, यह एक दोस्ताना व्यवहार होता है जो सीखने व पढ़ने के लिए उचित तरीका है, जिससे बालक स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, अब देखिएगा, हम देखते हैं दूसरा स्टाइल है इनका सत्तावादी शैली। इसको हम ऑथोरिटेरियन स्टाइल कहते हैं। और ये सत्तावादी जो शैली होती है, ऑथोरिटेरियन स्टाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा ये गलत है तरीका। इन्होंने
जो बॉमरिंड का जो पेरेंटिंग स्टाइल है, उनकी ये सेकंड अवस्था है। वो ये कहती हैं कि इस वाली अवस्था में कैसे पालन पोषण करते हैं पेरेंट्स, वो देख लीजिएगा। वो ये कहती हैं कि इसे पनिशमेंट स्टाइल भी कहते हैं। ये माता पिता व अध्यापक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। इसमें माता पिता की मर्जी को बालकों पर थोप दिया जाता है, बच्चों की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाता, और इसमें बच्चों के लक्ष्य को माता पिता ही तय करते हैं, ठीक है। जिसमें बच्चे हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं, बालक संवेगात्मक रूप से चिंतित रहता है, वह अपराधात्मक जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है उसके अंदर विकसित हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चे को क्या होता है कि एक हिटलर वाला रूल चलता है कि नहीं, हमने बोल दिया ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे बागी हो जाता है, फिर वो उन चीज़ों को छिप के करना शुरू कर देता है, आपको पता ही नहीं लगता। इसका मतलब यहाँ पे बच्चे की जो परवरिश है वो गलत हो जाती है, और बच्चा फिर यहाँ पर आपकी जब तो सुनेगा, जब तक वो इमेच्योरिटी की अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसका मतलब फिर आपका कंट्रोल उस पर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस वाली शैली को गलत बताया है कि बच्चे पर एक हुकूमत करना, उस पर कड़े नियमों को डाल देना, उसकी इच्छाओं को ना सुनना, उसकी बातों को ना सुनना, कि उसकी भी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसको कोई अहमियत ना देना, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो उन्होंने माना है कि बच्चे की जो इच्छाएँ हैं, उसकी जो मन के अंदर क्या वो बनना चाहता है, क्या उसे पसंद है, क्या उसे नापसंद है, उससे बैठ के हम बात करें, उसकी भी हम सुनें। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी को थोप दें, नहीं आपको तो बस इंजीनियर ही बनना है, आपकी तो हमारे ख़ानदान की परंपरा है, ठीक है ना, आपको बनना ही होगा, आपको हॉस्टल में ही जाना होगा, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा। इस तरीके से जो एक आप देख रहे होंगे एक पनिशमेंट स्टाइल इसको कहा गया है, इन्होंने सत्तावादी होती है, मतलब एक हिटलर, नियमों को थोप दिया गया, इसके बाद आप जाएंगे तो आपकी पिटाई होगी, आपको दंडित किया जाएगा। तो ऐसे ही बच्चे भागी हो जाते हैं, ये गलत तरीका है, ठीक है। चलिए अब तीसरी इन्होंने बताई है कृपालु या अनुज्ञात्मक शैली, उसको इंग्लिश में हम परमिसिव स्टाइल कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी बहुत ही बेकार टाइप की होती है, देखिएगा आप, ये भी अच्छी नहीं होती पेरेंटिंग स्टाइल। देखिएगा इसमें अध्यापक या माता पिता बालकों के प्रति बहुत ही नरम प्रवृत्ति के होते हैं। इतने नरम होते हैं कैसे, इसमें माता पिता द्वारा बालकों की भावनाओं व इच्छाओं को पूरा किया जाता है बिना सोचे समझे, ठीक है ना। इसमें बालकों पर उनका नियंत्रण नहीं होता, ठीक है ना। इसमें बालकों का जो व्यवहार है अक्सर बिगड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने माता पिता को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं दिलवाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा या घर छोड़कर चला जाऊँगा। तो बच्चा ही तो है ना, अपनी उम्र में सब सोचने समझने लगेगा। माता पिता इस प्रकार का नरम व्यवहार करके उस बच्चे को बिगाड़ देते हैं, जिससे वो जिद्दी, मनमोजी, क्रोध वाला बन जाता है। आप इस बात को इस तरीके से समझिएगा स्टूडेंट, जो ये परमिसिव स्टाइल होता है ना, तो ये कृपालु, ये क्या होता है, बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि वो बच्चे के प्रति इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि वो बच्चे की हर डिमांड को पूरा कर देते हैं, ठीक है। जो डिमांड पूरी करने वाली है वो भी, जो नहीं करने वाली है वो भी, हर तरीके, मतलब उसके बारे में बिना सोचे समझे, ठीक है ना। और वो इतने इमोशनल होते हैं, और वो बच्चा उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा होता है, और वो बच्चा इतना स्पॉइल हो रहा होता है, उसका फ्यूचर आगे जाके वो बच्चा इतना बेकार हो जाता है, किसी भी तरीके से जिद्दी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। और फिर वो बच्चा क्या करता है कि अपनी किसी भी इच्छा को, मतलब बच्चे ने बोला कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, बस एकदम आप वो हो गए, नहीं भाई मेरा बच्चा है, छोटा है, ये है वो है, इस तरीके की बातें करके आप उसकी हर इच्छा को एकदम से पूरा कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चा जो है फिर वो जिद्दी बन जाता है, और वो इमोशनली ब्लैकमेल आपको करने लगता है। फिर वो इस तरीके से आपको कहता है कि भाई मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो जो आपकी जो मोह माया उसके प्रति ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ गलत होती है, और हमें इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम उसको सही काम के लिए प्रेरित करना चाहिए, गलत काम के लिए रोकना भी तो चाहिए, ठीक है ना। अब हर इच्छा आप उसकी बिना सोचे समझे पूरी करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो ये होगा कि वो बच्चा निश्चित रूप से क्या होगा, जिद्दी बनेगा, तो उसका तो फ्यूचर स्पॉइल ही होने वाला है। तो इतना नरम भी मत बनिएगा और इतने सख्त भी मत बनिएगा। तो यानी कि एक औसत वाला, एक आपको मीडियम वाला जो फॉर्मूला है, जो उन्होंने ऊपर बताया, जो इन्होंने ये बताया था आधिकारिक शैली, ये वाला करना है, और ये सत्तावादी शैली भी हमें नहीं अपनानी है, ये भी गलत है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो सबसे बेकार है, ये फोर्थ बताई है इन्होंने, नेग्लेक्टफुल स्टाइल, यानी लापरवाह शैली। इसमें क्या होता है, ये जो फोर्थ स्टाइल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें माता पिता बच्चों पर, उनकी गतिविधियों पर कोई ध्यान नहीं रखते, ठीक है ना। इसमें बच्चे भविष्य में जाकर दिशाहीन हो जाते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं।
बच्चों को समय ना देना, उनकी किसी बात पर ध्यान ना देना बच्चों के भविष्य को ख़राब कर देता है। मतलब कि जो पेरेंट्स हैं वो मॉर्निंग में क्या है कि अपने अपने मम्मी हैं वो टीचर हैं तो वो अपने स्कूल में चली जाती हैं, पापा हैं वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कोई रॉक टॉक नहीं है, ठीक है। अभी बच्चों तुम अपने हिसाब से देखो अपनी लाइफ। इसका मतलब कोई भी किसी भी तरह का आप उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसका मतलब बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि वो उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारा बच्चा क्या एक्टिविटी करता है, किससे मिलता है, क्या उसे ज़रूरत है। बस आपने क्या किया, उसको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है बेटा इतने पैसे ले जाओ, लेकिन वो करेगा क्या नहीं पूछा। इसका मतलब आप उसके प्रति लापरवाह हैं। इसका मतलब ये सबसे बेकार है और इस तरह के परिणाम बहुत घातक होते हैं, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो ऑथोरिटेटिव स्टाइल होती है, मतलब जो ये आधिकारिक शैली होती है, इसमें हाई डिमांडिंगनेस, इसमें बच्चे की जो हाई डिमांडिंगनेस रहती है, बच्चे की जो है डिमांडिंग और पेरेंट्स की जो डिमांड होती है वो भी हाई रहती हैं, और हाई रिस्पॉन्सिवनेस भी रहती है इसके अंदर। क्योंकि बच्चा जब आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे अच्छा सही और गलत बताने के माध्यम से, तो क्या होगा कि बच्चा आपको रिस्पॉन्स भी करेगा, 100% वो आपकी जो है किसी बात को गिराएगा नहीं। और फिर उसमें हाई एक्सपेक्टेशन भी रहती हैं, और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और उनका फ्यूचर भी ब्राइट होता है, ठीक है ना। तो जब हम उनकी हर लेवल पे रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और उन्हें बीच बीच में काउंसलिंग भी देते हैं, तो बच्चे आपको भी रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं उसका, ठीक है ना। और फिर अगर उनसे आपकी हाई एक्सपेक्टेशन होगी तो वो एक्सपेक्टेशन भी आपकी पूरी हो जाएगी और उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। इसका तो ये परिणाम निकला। और इसमें सत्तावादी शैली में क्या होता है भाई, इसमें जो डिमांडिंग होती हैं वो तो हाई होती हैं, डिमांडिंग तो हाई होती हैं, और इसमें एक्सपेक्टेशन भी हाई होती हैं, ठीक है ना। मतलब डिमांड तो हाई रहेगी, माँ बाप भी चाहेंगे कि नहीं भाई मैं डंडे के जोर पे बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, ठीक है ना, ये वाली डिमांड रहेगी। और एक्सपेक्टेशन भी हाई रहेगी, इसमें बच्चे से आशा भी करेंगे भविष्य की आशा, है ना। और लेकिन जो बच्चे का जो रिस्पॉन्स होगा वो तो लो होगा ना, जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो तो लो है यहाँ पर। बच्चे का तो रिस्पॉन्सिव लो है, क्योंकि आप तो उसे हर बात पे तो डांट देते हैं, उसकी तो आप सुनते ही नहीं है, आप तो अपनी ही बातों को इम्पोज कर रहे हैं, लाद रहे हैं उसके ऊपर। तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा, वो दबाव में रहेगा, ठीक है। वो करेगा लेकिन मन से नहीं करेगा ना कोई काम। इसका मतलब यहाँ पे इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, उसका लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा और उसका फ्यूचर डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो सत्तावादी का ये नतीजा हमारे सामने आया। परमिसिव स्टाइल में क्या होता है, इसमें लो डिमांडिंगनेस रहती है, ठीक है ना, डिमांडिंगनेस तो इसमें लो रहती है, ठीक है ना। और हाई रिस्पॉन्सिवनेस रहती है। भाई रिस्पॉन्स तो इसमें हाई इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई छोटी सी बात भी आपसे कहता है तो आप उसे एकदम से वो करते हो। लेकिन इसमें डिमांडिंग देखिए, कृपालु है वो तो भाई छोटा बच्चा है, जब बड़ा होगा जब सीख लेगा जब कर लेगा। आप तो इस तरह की भावना बच्चे के प्रति रख रहे हो ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जब बच्चे को आप ज़्यादा लाड प्यार करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो तो डिमांड तो उसकी जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस है वो तो हाई रहेगी, लेकिन जो उसकी डिमांड होगी, जो डिमांडिंगनेस है वो तो लो है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि उसका जो भविष्य होगा वो डार्क होगा और फ्यूचर में वो सुसाइड भी कर सकता है। इसका मतलब वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। इसका मतलब जो कृपालु होती है इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो डिमांडिंगनेस होती है वो कम होती है, क्योंकि बच्चे से डिमांड, आप इसको समझ लीजिएगा, कई बार इस पॉइंट में आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। मतलब माता पिता की जो डिमांड होती है वो लो होती है, माता पिता उससे कोई डिमांड नहीं रखते, बस उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो हाई होती है। मतलब जो भी बच्चा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना, उसकी डिमांड को पूरा करना और अपनी तरफ से उससे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखना कि नहीं छोटा बच्चा है, बड़ा है, अपने आप कर लेगा। मतलब आपको उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अलावा कोई भी उससे एक्सपेक्टेशन, कोई भी आपका ध्यान या ख्याल उस बच्चे के भविष्य को लेकर नहीं है। बस आपके लिए तो वो बच्चा है और आप उसने रोया, उसने इमोशनली आपको दो बातें बोली, उसको वो चाहिए तो बस वो ला के दे दिया। अब क्या लाना है क्या नहीं लाना है, क्या सही है क्या गलत है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेकार है, ठीक है। चलिए, और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि जो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एंड सक्सेसफुल पेरेंटिंग स्टाइल। जो मैंने आधिकारिक शैली बताई थी, जो प्रथम शैली है, वो वाली इन्होंने सबसे अच्छी शैली मानी है स्टूडेंट। तो चलिएगा अब हम इससे जुड़े हुए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, निम्नलिखित में से गौण समाजीकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन का उदाहरण नहीं है। देखिए, अगर कोई चीज़ सेकेंडरी सोशलाइजेशन नहीं है तो वो क्या होगी, वो प्रथम होगी। इसका मतलब प्राथमिक होगी। तो प्राथमिक का मतलब क्या होगा, इसका मतलब
प्राथमिक का मतलब परिवार होगा, इसका मतलब माता पिता व भाई बहन, ये वाला होगा। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी में कौन आएंगे, स्कूल, परिवार, स्कूल आ गया ना यहाँ पे, देखो समूह है, परिवार है, और यहाँ पे स्कूल व पड़ोसी आ गए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा प्राथमिक होगा, माता पिता व भाई बहन, इसका मतलब ये सेकेंडरी नहीं है, तो ये वाला सेकेंडरी नहीं है, बाकी सब सेकेंडरी है, ठीक है। जब एक बच्चा पुराने सामाजिक नियमों को छोड़कर नए सामाजिक नियमों को अपनाता है, मान लीजिए स्कूल से वो हॉस्टल लाइफ में जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे तो वो नए नियमों को, एक लड़की की शादी हो रही है, वो मायके ससुराल जा रही है, तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पुनः समाजीकरण हो रहा है, इसका मतलब रीसोशलाइजेशन हो रहा है। आपका सेकंड का सी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यदि देश का राष्ट्रगान गाया जा रहा है तथा कोई 5वीं कक्षा का बच्चा उसे सुनकर खड़ा नहीं होता, भाई ये तो बहुत बड़ी गलत बात है, तो इसका मतलब उसमें किस चीज़ का अभाव है, इसका मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर स्टूडेंट ये प्रत्याशित समाजीकरण का अभाव है उसके अंदर, यानी कि ये अपेक्षाकृत है, भाई आपको तो खड़ा होना चाहिए था राष्ट्रगान के लिए, आपको इतना भी नहीं सिखाया आपके माता पिता ने और टीचर्स ने, क्या सीखा फिर आपने, तो प्रत्याशित समाजीकरण का अभाव है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एक बच्चा अमेरिका के स्कूल में जाकर अपनी स्वेच्छा से किसी अच्छी नई संस्कृति को अपनाता है, तो ये उदाहरण किसका होगा, मतलब वो अपना रहा है ना अपनी इच्छा, तो ये संस्कृति ग्रहीता होगा, ठीक है ना, ये वाला होगा आपका। जब किसी बच्चे पर उसकी मर्जी के विरुद्ध स्कूल प्रशासन द्वारा कोई नई संस्कृति ज़बरदस्ती थोप दी जाती है, तो ये क्या होगा, ये तो भाई संस्कृति संक्रमण होगा, है ना, सी ऑप्शन होगा इसका। देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल का सिद्धांत किस महिला मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ये अमेरिका की थी, तो ये थी डायना बॉमरिन ने दिया था, आपका सी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। यदि माता पिता किसी बच्चे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, है ना, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, परंतु उसे आवश्यकता पूर्ति से पहले गुण व अवगुण को सरलता है दोस्ताना व्यवहार के माध्यम से समझाते हैं, बच्चा जिद नहीं करता तथा संतोष कर लेता है, डायना, तो यहाँ पे सॉरी ये डायना है, इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इट इज़ द टाइपिंग मिस्टेक। तो ये डायना बॉमरिन पेरेंटिंग स्टाइल की कौन सी अवस्था हो सकती है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये डायना है यहाँ पे, ठीक है। तो डायना बॉमरिन पेरेंटिंग स्टाइल की कौन सी अवस्था हो सकती है, देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें फ्रेंडली बिहेव हो रहा है, इसका मतलब ये आधिकारिक शैली है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिएगा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। एक माँ अपने बच्चे की सभी गलत और सही मांगों को पूरा यह सोचकर कर देती है कि अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा ही तो है, अपनी उम्र में सब समझ आ जाएगी, यह किस प्रकार की शैली के अंतर्गत आता है, ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो कृपालु है ना, आपको याद है ना, ये आपका ए वाला होगा, कृपालु शैली, ठीक है। ये ज़्यादा पेरेंटिंग मतलब वो पैम्परिंग वाली होती है ना, लाड़ प्यार में जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो वाली स्थिति है ये, ठीक है। बच्चे की किसी भी गतिविधि पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बेटा 5,000 रुपये उस स्थान पर रखे हैं, ले जाओ, क्या करना है, क्यों चाहिए, क्या खाओगे पियोगे, क्या पर्पज़ है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्या करना है, कोई पूछताछ नहीं, सभी बच्चों को अनदेखा किया जा रहा है, सभी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, बस 5,000 रुपये मांगे, लो भाई ले जाओ, ठीक है, क्या करना है, कोई मतलब नहीं है इन बातों से। तो ये डायना बॉमरिन के सिद्धांत की किस श्रेणी में आता है, ये आता है लापरवाह शैली में आता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से पेरेंटिंग स्टाइल संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो जो आधिकारिक शैली होती है, इसमें देखिएगा ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें हाई डिमांडिंगनेस रहती है और इसमें हाई रिस्पॉन्सिवनेस रहती है, हाई एक्सपेक्टेशन रहती है, बिल्कुल रहती है। अगर हम यहाँ पे आधिकारिक शैली की बात करेंगे तो इसमें लो डिमांडिंगनेस कहाँ रहती है, इसमें तो हाई रहती है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, और इसमें यहाँ पे भी इन्होंने लो दे दिया, तो इसका मतलब लो वाले गलत हैं, आपका ये वाला सही होगा। इसमें हाई डिमांडिंगनेस रहती है और इसमें हाई रिस्पॉन्सिवनेस रहती है और हाई एक्सपेक्टेशन रहती है, ठीक है। चलिए, डायना बॉमरिन ने पेरेंटिंग स्टाइल की कितनी शैलियाँ बताई हैं भाई, 4 बताई हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का सी होगा। ये देखिएगा, डायना बॉमरिन महिला मनोवैज्ञानिक कहाँ की निवासी थी, वो अमेरिका की थी, डी ऑप्शन सही होगा। डायना बॉमरिन की पालन पोषण शैलियों में से किस शैली को सर्वोत्तम माना गया है, ये प्रजातांत्रिक मानी गई है, आपका यहाँ पे ये वाला होगा। और
क्वेश्चन नंबर 14 ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। डायना बॉम्ब्रिन के अनुसार सबसे खराब पालन पोषण की शैली किसे माना गया है? जो लापरवाह शैली है उसको सबसे बेकार माना गया है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।